नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में मैं विजेंद्र सैनी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बिना समय खराब किए हमारी आगामी एग्जाम के भरपूर तैयारी के लिए हम लोग लगातार हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि हम आखिरी समय में कुछ क्वेश्चंस कर सकें। दोस्तों, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट टॉपिक है और वो है धार्मिक विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषता या धार्मिक स्थिति। दोस्तों, एक ऐसी निर्जन सभ्यता जिसमें कोई भी लिपि अभी हम पढ़ नहीं पाए, उनके बारे में वो किस धर्म को मानते थे स्पष्ट नहीं है। फिर भी कुछ बातें हमें जो उनकी धार्मिक स्थिति का संकेत करती हैं, उन संकेतों को हमें समझना है। मेरे वे सारे दोस्त जो पटना से जुड़े हुए हैं, जो मुंगेर से जुड़े हुए हैं, जो कांठल से जुड़े हुए हैं, जो दिलावरपुरा से, गंगानगर से, तेलंगाना से जो जुड़े हुए दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों को मैं वेरी गुड मॉर्निंग। भीलवाड़ा से जुड़े हुए दोस्त जो हैं, उन सब के साथ में सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हम बिना समय खराब किए हम टू द पॉइंट पे, तो कौन कौन से धर्म को अपनाने की बात हुई, तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है मातृशक्ति पूजा की। मातृशक्ति पूजा बिल्कुल अलर्ट होकर के पढ़ें आप, एक सेकंड भी खराब ना करें, दूसरे सारी गतिविधियों से ध्यान हटा करके पढ़ें। और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी क्लास शुरू हुई और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने लग गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उत्साहवर्धन। आज आप याद कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन दोस्तों एग्जाम के दिन जरूर याद करोगे। जिस गहराई, जिस डेप्थ के साथ मुझे पढ़ाने का मौका निर्मल सर ने दिया विद्यार्थी हित में, और देखिए इसी तरह से तेजी से 1000 की तरफ बढ़ते हुए, एक मुश्किल से 2 मिनट शुरू किए हुए हैं अपने व्यूज, ये अच्छी बात है। मैं दोस्तों का सादर आभार व्यक्त करता हूं। पहला मुद्दा मातृशक्ति पूजा का। दोस्तों, इस सृष्टि की विशेषता रही है कि शुरू में जब सृष्टि संचालित हुई, सरल रूप में थी, तो मातृशक्ति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी गई और मातृशक्ति की पूजा की गई। ऐसे साक्ष्य वहां से भी मिलते हैं। किन आधार पे कह सकता हूं मैं? कोई बात कह रहा हूं, आपके एग्जाम में आएंगे तो प्रमाण पूछेंगे। दोस्तों, प्रमाण एक है, स्त्री मूर्तियां सर्वाधिक हैं, पुरुष मूर्तियां बहुत कम है, 25% भी नहीं है। स्त्री मूर्तियों की अधिकता, स्त्री मूर्तियां अधिक है। साथ में दोस्तों मोहनजोदड़ो, मैंने मोजो लिख दिया, आप समझ जाना, मोजो, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो एवं वनावली से भारी संख्या में स्त्री मूर्तियां मिली। इसके साथ दोस्तों हड़प्पा से, कहां से? हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जो शीर्षासन अवस्था में है, आप बात को समझ सकते हैं, और उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, पौधा निकलता, ठीक है, गर्भ से पौधा निकलता एक जो मूर्ति है। इसको मार्शल ने क्या कहा? इस मूर्ति को मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है, यानी कि पृथ्वी माता, उपज की देवी, प्रजनन की देवी, बात को समझिएगा। तो इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि मातृशक्ति की पूजा की जाती थी। बिल्कुल ठीक तरीके से समझिएगा। कालीबंगा कुछ और कहती है, ये प्रमाण आते हैं आपके एग्जाम में। कालीबंगा कुछ और कहती है। कालीबंगा क्या कहती है? कालीबंगा में बलि देने के साक्ष्य, यानी कि स्त्री शक्ति को बलि देने के साक्ष्य, माता काली को बलि देने के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। ऐसा लगता है जो हम काली कलकत्ते वाली की बात करते हैं, उसको जो बलि दी जाती है, उस प्रथा की शुरुआत यहां हो चुकी थी। और कम से कम 2 रूप स्त्री के यहां पूजे जाते थे। एक दिव्य रूप, शक्ति रूप, जो कलकत्ते की जो काली माता है उसके रूप में जिसको पूजते हैं, बंगाल में पूजते हैं। और दूसरा काम रूप, यानी कि
जो असम के क्षेत्र में जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, ओके दोस्तों। दूसरा यदि स्त्री की बात होगी, स्त्री की पूजा करते थे तो पुरुष पूजा भी करते थे, अर्थात पशुपति शिव की बात, पशुपति शिव की पूजा का साक्ष्य मिलता है। ऐसा लगता है कि ये लोग पशुपति शिव को मानते थे और इस धर्म को मानने वाले थे। कैसे लगता है? ऐसे लगता है दोस्तों कि मार्शल यानी कि मैक्के को मूर्ति प्राप्त हुई कहां से? मोहनजोदड़ो से। उसमें कितने देवता हैं? एक देवता है योगीराज देवता है, त्रिशूलधारी, त्रिशूल है उसके सिर पर, समझ सकते हैं कि शिव ही है। साथ में चारों तरफ उसके 6 पशु हैं, मैंने बताया था 6 पशु कौन कौन से। एक तरफ भैंसा और गैंडा काले रंग वाले एक तरफ है, दूसरी तरफ बाघ और हाथी ब्राउन रंग के एक तरफ है। ठीक है ना दोस्तों? तो ब्राउन रंग वाले हाथी और बाघ एक तरफ है, बाघ है यहां पर, और दूसरी तरफ मैंने बताया था कि दोस्तों यहां पर गैंडा और हाथी। ठीक है, तो इन 6 पशुओं के साथ में 7 अक्षर लिखे हुए हैं उस पर। मूर्त मैंने दिखाई थी, वो मोहर मैंने दिखाई थी, वो पशुपति शिव की मोहर है। किसकी मोहर है? पशुपति शिव की मोहर। और ऐसा किसने बताया? ऐसा मार्शल महोदय ने बताया। किसने बताया? मार्शल महोदय ने बताया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये स्त्री पूजा की बात है, ये पुरुष पूजा की बात है। पुरुष के अंदर शिव या पशुपति शिव, और स्त्री पूजा के अंदर यानी पहले स्त्री पूजा की बात है, फिर पुरुष पूजा की बात है। ठीक है, फटाफट सेल्फी। ओके, तो स्त्री पूजा और पुरुष पूजा, स्त्री की पूजा पहले नंबर पे, पुरुष पूजा दूसरे नंबर पे। जब स्त्री और पुरुष की पूजा होगी तो प्रजनन पूजा जरूर होगी, समझ रहे हैं? तो प्रजनन शक्ति की पूजा तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं, प्रजनन शक्ति पूजा। ऐसा लगता है कि ये पूजा भी करते थे, शक्ति प्रजनन शक्ति धर्म या प्रजनन प्रतीक धर्म। तो बहुत सारे विद्वानों ने यह भी कहा कि प्रजनन प्रतीक धर्म भी वो अपनाते थे। जैसे पुरुष प्रजनन अंग बहुत सारे प्राप्त हुए, जैसे पुरुष प्रजनन को इन्होंने स्वीकार किया और इन अंगों की प्राप्ति हुई है, जिसे बाद में शिवलिंग के रूप में भी पूजा गया। ठीक है ना? ऐसा लगता है शिवलिंग पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कर दी थी। इसी तरह से स्त्री प्रजनन पूजा का भी कार्य शुरू हो गया था और इन अंगों की योनियों की प्राप्ति हुई है। ऐसा लगता है कि तांत्रिक संप्रदाय जो इस प्रकार की पूजा करता है वो भी उस समय मिला था। और इसके एक साक्ष्य ये भी है कि हाँ ऐसा था, क्योंकि कुछ ताबीज भी मिले। इसका मतलब तांत्रिक संप्रदाय भी था और शिवलिंग संप्रदाय भी था। ठीक है, ओके दोस्तों। इसके बाद जब मैंने बताया स्त्री पूजा, पुरुष पूजा, और इसके बाद तेजी से इन्होंने प्रजनन पूजा शुरू की। ठीक है ना दोस्तों? तो तांत्रिक संप्रदाय के साक्ष्य मिलते हैं। अब चौथे नंबर पे किसकी पूजा करते थे? बात करेंगे पशु पूजा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिव का प्रारूप था। हम कब तक इनकार करते रहेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर स्थान से वृषभ यानी सांड को महत्वपूर्ण देवता माना गया। आज भी हमारे सांड जो है भारतीय समाज में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। और ये शिव, मैं सभी दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा 1100 के ऊपर निकल चुका है व्यूज का आंकड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी ही हम 2000 को पार करेंगे, ऐसी मेरी बहुत तमन्ना है। तो पशु पूजा में वृषभ जो है वो देवता के रूप में पूजा जाता था। और हाँ, शिव का वाहन आज भी तो नंदी है, नंदी वृषभ है, नंदी। तो कहीं ऐसा लगता है शिव की पूजा के साथ साथ उसके नंदी की पूजा की जाती थी। हर स्थान हो सबसे ज्यादा अंकन हुआ है तो वो एक श्रृंगी वृषभ सांड का अंकन हुआ है। ऐसा लगता है कि ये सही था। और हाँ, मोहनजोदड़ो से एक सूंड वाले मानव की मूर्ति और मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से सूंड वाला मानव
की मूर्ति मिली है। यार कहीं ये गणेश जी तो नहीं थे, ऐसा लगता है श्री गणेश का आदि रूप माना जाता है, गणेश जी का आदि रूप इसको माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्वती है वो स्त्री शक्ति के रूप में शिवलिंग पूजनी का साक्ष्य, शिव की मूर्ति त्रिशूल के साक्ष्य, और शिव के वाहन नंदी वृषभ के साक्ष्य और गणेश के साक्ष्य। ऐसा लगता है कि शिव शैव धर्म के अनुयायी थे। ऐसा लगभग सभी विदेशी जो उत्खनन करता थे उन्होंने भी ऐसी बात कही है। इसके बाद यदि पांचवी बात करें दोस्तों, तो जल पूजा के भी साक्ष्य हैं, क्योंकि ऐसा लगता है वे जल को महत्वपूर्ण देवता मानते थे और तीर्थ वगैरह किया करते थे, और तीर्थ स्नान पर बल दिया जाता था, तीर्थ स्नान पे बल दिया जाता था, जैसे कि वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार, ठीक है ना दोस्तों। तो वृहत स्नानागार को देखें जल पूजा तो वहां से स्पष्ट होता है, ठीक है ना। वृहत स्नानागार को देखें तो लगता है जल की पूजा किया करते थे। और इसी के साथ फटाफट सेल्फी। ओके, चलिए, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये योगी तो नहीं थे जो बाबा रामदेव जी की योग परंपरा है, योग परंपरा वाले तो नहीं थे कि ध्यान लगाएं और ईश्वर से तादात्म्य में स्थापित हो जाए, ऐसा भी लगता है। ध्यान दीजिएगा, साक्ष्य देखिएगा, एक पुजारी का जो सिर प्राप्त हुआ है, पुजारी का जो धड़ प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, या सिर प्राप्त हुआ है या शीर्ष प्राप्त हुआ, मैं शीर्ष लिख देता हूं, ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। वो तो ध्यान लगाए हुए, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये मंगोलाइड नहीं रहे, इसने ध्यान अपने नासिका पर टिका रखा है, ठीक है। और साथ में जो हड़प्पा से जो मूर्तियां मिली, पत्थर मूर्ति, वो भी एक योग अवस्था में है। और हां, मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव है, पशुपति मूर्ति मिली है, वो भी तो योगासन में है। इसका मतलब योग परंपरा का भी साक्ष्य था, ठीक है ना दोस्तों। ओके, और लास्ट की बात कर लेते हैं वृक्ष पूजा की। वृक्ष पूजा, हां, वो वृक्षों की पूजा भी करते थे, क्योंकि पीपल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और आज भी भारतीय समाज में पीपल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, एक देव रूप में माना जाता है। उस जमाने से ऐसा लगता है, एक ऐसी मोहर मिली है जिसके अंदर पीपल के वृक्ष में एक देवता अंकित है, बैठा हुआ है, और 7 नारियां उसके सामने झुकी हुई है। इसका मतलब नारियां जो है पीपल देवता की पूजा करने के लिए गई है। आज भी हमारे यहां पर पीपल को एक महत्वपूर्ण देवता मान करके उसकी पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट सेल्फी। यस, चलिए, मैं दोबारा से आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने क्या पढ़ा। धार्मिक स्थिति की बात की, फटाफट देख लीजिएगा। धार्मिक स्थिति की बात की, और धार्मिक स्थिति में सबसे पहले स्त्री पूजा की बात की। स्त्री पूजा में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है? स्त्रियों की ज्यादा मिली है। मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और वनावली से भारी मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब ज्यादा मूर्तियां उनकी जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दूसरा दोस्तों सुन लीजिएगा, हड़प्पा से एक शीर्षासन लगाए हुए, यानी कि पैर ऊपर है सिर नीचे है, ऐसी एक मूर्ति, एक मोहर प्राप्त हुई जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। इसका मतलब जिसको हम पृथ्वी माता, धरती माता जिसको कहते हैं, जो कि अन्न धन का उत्पादन करती है, उसका आदि रूप मार्शल ने बताया, ठीक है। कालीबंगा से इस स्त्री शक्ति को बलि देने के साक्ष्य मिले। इसका मतलब ऐसा लगता है कि काली माता की वो पूजा उसी समय शुरू कर चुके थे। दूसरा मैंने बताया, स्त्री पूजा होगी तो पुरुष पूजा करो। पुरुष में परम पुरुष की बात थी, तो परम पुरुष का मतलब कौन से पुरुष? पशुपति शिव की बात है। पशुपति शिव को शायद वो मुख्य देवता के रूप में शैव धर्म के मतावलंबियों के रूप में पूजा करते थे। मैके को मोहनजोदड़ो से जो योगीराज की मोहर मिली त्रिशूलधारी की, मार्शल ने उसकी व्याख्या करते हुए बताया कि 7 अक्षर 6 पशु, और ये जरूर पशुपति शिव है। और तभी मार्शल ने कहा कि शैव धर्म के अनुयायी थे,
ठीक है। जब स्त्री पूजा की बात होगी, पुरुष पूजा होगी, स्त्री और पुरुष दोनों की पूजा होगी तो प्रजनन की पूजा होगी। प्रजनन प्रतीक धर्म भी ऐसा माना जाता है क्योंकि पुरुष प्रजनन अंग लिंगों की प्राप्ति हुई है। शिवलिंग पूजा का साक्ष्य शायद उसी जमाने से प्राप्त होता है। उसी जमाने में शिवलिंग की पूजा की जाने लग गई थी, जो कि आज भी की जाती है। इसी तरह से दोस्त स्त्री प्रजनन अंगों की भी पूजा की जाती है क्योंकि भारी संख्या में स्त्री प्रजनन अंग मिले। ऐसा लगता है कि तांत्रिक संप्रदाय का अस्तित्व उस जमाने में भी था और ताबीजों की भी प्राप्ति हुई है, समझ रहे हो। हाँ, साथ में पशु पूजा की भी बात हमें मिलती है कि पशुओं की सबसे ज्यादा मोहरों पर यदि मनुष्य का अंकन नहीं है, महिलाओं का अंकन भी नहीं है, सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का अंकन है, इसका मतलब उसकी बहुत भारी मान्यता रही होगी और वो सांड है भैया, वो वृषभ है। और ये वृषभ जब शिव है, जब पार्वती है, तो साथ में उनका शिव का वाहन नंदी भी है जो उनके आसपास रहता है। तो वृषभ की मुख्य देवता माना गया। आज भी वृषभ को मुख्य देवता माना जाता है। भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में वृषभ को एक देवता के रूप में माना जाता है। तो शिव वाहन जो है वो नंदी है, वो भी एक मुख्य देवता था। कहीं ना कहीं ये जो वृषभ है ये भी शायद प्रजनन शक्ति के रूप में ही जुड़ा हुआ था। जल पूजा की बात करें तो हाँ, पशु पूजा में मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है कि सूंड वाला मानव यानी कि श्री गणेश जी का आदि रूप भी वहां से दिखता। ठीक। जल पूजा की बात करें तो तीर्थ स्थान का महत्व था। अब ये पक्का नहीं है कि वो तीर्थ स्थान तीर्थ धर्म के लिए करते थे, स्नान धार्मिक पुण्य कमाने के लिए करते थे, या अपने सांवले रंग को गोरा करने के लिए करते थे, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, स्नान का विशेष महत्व था, तीर्थों का विशेष महत्व था। ओके, आगे बात करते हैं। योग परंपरा के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि पुजारी का जो शीर्ष है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसके लिए हमने बात की थी कि जो साल ओढ़े हुए हैं, जिसका आंखें लगभग नासिका पर टिकी हुई हैं, बंद होने से आंखें दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसी आंखें देख करके इनको मंगोलॉइड कहते हैं, लेकिन दोस्तों मंगोलॉइड नहीं है, ये ध्यान मगन है। इसका मतलब आज जो पतंजलि ने जो योग परंपरा का विस्तार किया, ये भारतीय परंपरा में सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहा है और इन लोगों ने ध्यान लगा करके ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका खोज लिया था, इसलिए इनकी सभ्यता बहुत विकसित थी। हड़प्पा में जो पत्थर की मूर्ति मिली है वो एक मूर्ति नृत्य अवस्था में और एक मूर्ति योग अवस्था में, और इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई वो भी तो योग स्थिति में है। ठीक है, इसका मतलब योग परंपरा भी थी। साथ में मैंने बताया कि शायद वृक्ष पूजा भी करते थे, पीपल का वृक्ष बहुत पूज्य था। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकी कब्रिस्तान को देखने की। बुंदेलखंड वाले मेरे प्यारे दोस्त, सभी को सलाम, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। मैं तो बहुत पहले ही आप सबका अभिवादन कर चुका, आप तो आनंद लें बस पढ़ने का। मेरा उद्देश्य ये है, हर वक्त हर सेकंड आपके लिए कीमती है, और यदि हमने हर सेकंड का सम्मान नहीं किया तो माफ नहीं करेगा इतिहास हमें, क्योंकि ये वक्त वो वक्त है, ये 100 दिन का वक्त है, वो वक्त है जो हमें निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगा। और इसमें मैं चाहता हूं कि प्रतिपल हम लोग अध्ययन करें। नए स्थल का नामकरण कैसे होता है, मेरे एक दोस्त ने पूछा है, मैं आपको उत्तर दे देता हूं कि कोई भी नया स्थल जिस जगह से मिलता है, जैसे आपका गांव है रामगढ़ और वहां पर मान लीजिए कि कोई स्थान मिल गया तो उसका नाम रामगढ़ रख दिया जाएगा। ठीक है, आज हम जिस स्थान को जिस नाम से जानते हैं उसी स्थान पर उसका नामकरण हो जाता है। ठीक है, राखी गड्डी जो है, जैसे मान लो हरियाणा में है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगा आज आपको। उसके नामकरण वहां राखी खुर्द के नाम से हुआ था और वहां पर एक गढ़ सा बना हुआ था। राखी खुर्द गांव आज भी है, उसके पास एक गढ़ बना हुआ है, उस गढ़ के कारण उसका नाम राखी गड्डी हो गया था। ठीक है, इस वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं उस नाम के आधार पे। ठीक है, यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी भी धर्म को देखना है और किसी बेजुबान धर्म को देखना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यताओं के जो लोग हैं उनकी आज जुबान नहीं है, उनकी जुबान बंद है और वो बेजुबान है।
वो कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है घूम करके, बेजुबान साक्ष्य किस सभ्यता के कहे जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कहे जाते हैं। मैं बहुत कुछ लिख नहीं रहा, बस आज आपको बोल बोल के बता रहा हूं। बेजुबान साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, क्योंकि मैंने करीम शाही के बारे में बता दिया, वेंगीकोट के बारे में भी बता दिया, बस इतना ही बहुत है, बहुत लंबा हो जाएगा। स्नानागार का नामकरण कि बड़ा था, बड़े को वृहत कहते हैं, वृहत स्नानागार हो गया। ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता हो गया। मेरे प्यारे हर्ष जी, ओके। हाँ, मैं बता रहा था आपको, किसी भी सभ्यता को यदि देखना हो, किसी भी सभ्यता को, तो उस सभ्यता के बेजुबान धर्म को देखना हो, उनकी बेजुबान भाषा को देखना हो, क्योंकि भाषा पढ़ी नहीं गई, उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। यदि लिपि पढ़ लेते तो वो बोलते, जो उस दिन लिखा था वो आज बोलती, इसका मतलब, लेकिन बेजुबान है। तो समझ रहे हैं? अब उस बेजुबान सभ्यता के धर्म का असली अर्थ देखना हो तो उनकी समाधान प्रणाली को देख लेना चाहिए। अंत्येष्टि उन्होंने कैसे की, अंत्येष्टि प्रोसेस को देख लेना चाहिए, अंत्येष्टि प्रक्रिया को देखना चाहिए, उसे पता लगेगा। क्योंकि व्यक्ति जिंदा रहता है तब इस दुनियादारी के अंदर बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन जब मौत हो जाती है तब उसके असली संस्कार, असली उसकी किस चीज को मानते हैं, वो लास्ट का दिन जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सुन लीजिएगा, बहुत सारी बातें आपको बताना चाह रहा हूं। अंत्येष्टि प्रक्रिया को देखें तो तीन तरह की, मुख्य रूप से तीन तरह की समाधान प्रणाली। नंबर एक, दाह संस्कार। दाह है संस्कार, ठीक है, यानी शव को जलाना। ये सर्वाधिक प्रचलित थी, ये बात जो थी सर्वाधिक प्रचलित थी, सर्वाधिक प्रचलन था इसका, था और आज भी है भारत में, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा प्रचलन कहां मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, मैं मोजो लिखूंगा आगे से दोस्तों, मोहनजोदड़ो को, या मैं लिख देता हूं मोजो, मोजो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। यहां दाह संस्कार प्रणाली को सबसे ज्यादा अपनाया गया था। दूसरा दोस्तों, पूर्ण समाधान। दूसरा कौन सा है दोस्तों? पूर्ण समाधान, यानी पूरे के पूरे शरीर को कब्र में दफनाना, कब्र में दफनाना, ठीक है, ओके। तीसरा आंशिक समाधान। आंशिक समाधान, ठीक है। अब यहां पर बात करें आंशिक समाधान में, तो पशु पक्षी यदि शरीर को खा लें, पशु पक्षी खाने के बाद जो शरीर की हड्डियां बच जाती हैं, उन हड्डियों को दफनाना, आंशिक समाधान, ठीक है। तीनों प्रकार मिले हमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक खास और मिला, चौथा यहां पर, वो है प्रतीक समाधान। प्रतीक समाधान, ठीक है। कई जगह इसको कलश समाधान भी कहा गया, प्रतीक या कलश समाधान। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी अस्थियां या शरीर को नहीं दफनाया जाता, अस्थियां या शरीर नहीं होता, शरीर दफनाया नहीं जाता, उसको जला दिया जाता है, और फिर उसकी जो वस्तुएं हैं, उसकी प्रिय वस्तुएं, उनको दफनाया जाता है। तो ये चौथी जो विशेषता है, ये लो, क्या नाम है आपका? प्रेरणा गुजर। पिप्पल कहां से मिला? दो अर्थ हो सकते हैं आपके। पिप्पल का सिंधु घाटी सभ्यता कालीन वृक्ष कहीं से नहीं मिला। मोहरूं पर और मृदभांड के चित्रों पर पिप्पल के वृक्ष को बनाया गया। आप यदि ये कहोगे कि मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस पीपल पर चढ़ते थे, मुझे तो उस पर चढ़ के आना है, तो उस काल का पीपल अब तक जीवित नहीं है। और आप फिर
फिर यदि पूछ रहे हैं कि पीपल कहां से मिला है, तो पीपल तो कहीं से भी ढूंढ लो, लेकिन हमें पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ कहीं से नहीं मिला हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हाँ मैं दोस्त आपको अभी ये आप जो मर्दभांड की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये अभी आपको बताने वाला हूं। नवीन कुमार जी, बिहार पीसीएस में 1995 में सवाल आया कि सिंधु सभ्यता के मर्दभांड पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, आप बातचीत को समझें। अब साहब, सिंधु घाटी सभ्यता की बोलचाल की भाषा कौन सी थी, ये तो बिल्कुल अलग है। काश वो बोल पाते तो हमें पता लगता है, वो बेजुबान है इसलिए पता ही नहीं कौन सी भाषा थी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या आया, मैं हर बात बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कब्रिस्तान ही नहीं मिला, तो कौन सी जगह होगी ऐसी, आप बताओ, जहां पे लोगों को पूरी तरह से जला दिया जाएगा, क्या वहां पर कब्रिस्तान मिलेगा? नहीं। इसलिए दाह संस्कार कहां सबसे ज्यादा किया गया? मोहनजोदड़ो में पूरी तरह से दाह संस्कार किया गया, इसलिए यहां कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। कोई कब्रिस्तान मिला क्या? नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। ठीक है, कब्रिस्तान है ही नहीं, ना तो पूर्ण समाधान का, ना आंशिक समाधान का, ना ही प्रतीक समाधान, कुछ नहीं, कोई कब्रिस्तान ही नहीं मिला। बार बार क्वेश्चन आ रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कब्रिस्तान नहीं मिला, और हम सोचते हैं मोहनजोदड़ो, यार ये तो बहुत बड़ा था, यहां तो मिला होगा, नहीं मिला। गांठ बांध ले। ओके, और कहां से दो दो कब्रिस्तान मिले? तो हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान मिले। हड़प्पा से कितनी कब्रिस्तान? 2। और मोहनजोदड़ो से एक भी नहीं, हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान मिले, एक का नाम R37। ठीक, ये हड़प्पाई लोगों का है, हड़प्पाई लोगों का है, लोगों का 37 रेमेंडीज 37 है, इसमें 37 शव हैं जो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हुए। ठीक है, तो हड़प्पाई लोगों का है, और इसमें एक जो शव था उस पर आबनूस की जो लकड़ी थी की कास्ट पेटिका के अंदर समाधान किया गया। कास्ट पेटिका, ये भी क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कास्ट पेटिका में समाधान किया गया, इसको हम ताबूत कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो बात है। 1600 से क्रॉस हो चुके हैं आप लोग, और शीघ्र अति शीघ्र अगले 5 मिनट में हमें 2000 क्रॉस करना है। आज का टारगेट ये है, हम 10,000 तक पहुंचेंगे, लेकिन आज का टारगेट ये। हाँ, R37 बिल्कुल ठीक कहा। इसमें R37 में ये हड़प्पा लोगों के, इनकी हड्डियों का विश्लेषण किया गया। आज मैं बहुत गहरी राज बताने वाला हूं आपको। हड़प्पाई लोगों का विश्लेषण किया गया, हड़प्पाई लोग ही है। आबनूस लकड़ी में, कास्ट पेटिका में समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या गजब का होगा। ठीक, ओके। दूसरी तरफ हड़प्पा से एक समाधान और मिला, जिसको कहते हैं कब्रिस्तान H। दोस्तों कौन सा? कब्रिस्तान H। उसे H क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें शवों को इसी प्रकार से दफनाया गया है, 2 लाइन में दफनाया गया, और बच्चों को बीच में दफना दिया गया। और यदि इसको देखें तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है H, वो बनता है। इधर पुरुषों को दफनाया गया, इधर महिलाओं को दफनाया गया, बीच में बच्चों को दफनाया गया, इससे अंग्रेजी का अक्षर RH बना कि नहीं, तो इसे कब्रिस्तान H कहा जाता है। ये कब्रिस्तान H ये कहां से मिला? मैंने बताया हड़प्पा से। लेकिन दोस्तों, इस कब्रिस्तान H के जब शवों का परीक्षण किया गया, हड़प्पाई लोगों के नहीं है, बाहर के आए वे लोग हैं, ये हड़प्पाई लोग नहीं है, ये हड़प्पा से भिन्न लोगों का कब्रिस्तान है, भिन्न लोगों का कब्रिस्तान है। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे। ओके, अब मैं वो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं।
पिछले साल की बात है, 2020 की शुरुआत के दिन थे, कोरोना आने वाला था। 2019 में जो प्रारंभ हुई थी, राखी गड्डी से एक शव मिला था, हड्डियां सुरक्षित थी, उसका जीन परीक्षण किया गया और उसकी रिपोर्ट आई थी गत साल जनवरी में। और उस रिपोर्ट में क्या मिला, राखी गड्डी के जो लोग रह रहे थे, हड़प्पा सभ्यता वाले, वे लोग आर्यन लोग नहीं थे, उनके जीन द्रविड़ लोगों से मिलते हैं। तो ये तय है, बातों को कितना भी दबा दो, सत्य यही है कि हड़प्पा सभ्यता आर्यन लोगों की नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता द्रविड़ लोगों की थी, जिसमें मिश्रित जनजातियां थी, लेकिन बहुसंख्यक लोग द्रविड़ थे, लेकिन आर्यन बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो हुआ समाप्त। मैं अब पतन के कारण बताऊं आपको, इससे पहले एक दोस्त ने पूछा था मुझसे कि साहब आप ये बताओ, हड़प्पा सभ्यता के जो मृद भांड है, वो मृद भांड किस रंग के थे। तो मैंने बताया दोस्तों कि मृद भांड जो है वो लाल रंग के थे, लाल रंग के थे। और जैसे कोई मृद भांड है, ये अच्छा नहीं बना, यानी कि मृद भांड का मतलब मिट्टी का बना हुआ मटका। ओके, आप समझ रहे हैं ना, ये मटका बना, इसको पकाया गया। तो पकाने के दौरान क्या होता है कि थोड़ा टेढ़ा हो रहा है यार, ये मेरे को लग रहा है टेढ़ा हो गया, यस। तो इस मटके को पकाया गया, पकाने के दौरान ये कहीं से तो रह गया थोड़ा सा काला और कहीं से रह गया लाल, पूरा तो लाल होगा नहीं, कहीं से इसके कोयला चिपका रहा, कहीं से लकड़ी चिपकी रही, तो इसी दौरान पूरा लाल नहीं होगा। और मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि आप निरंतर पढ़ते रहें, समझते रहें चीजों को। आज मुश्किल है हमारे सामने भले ही, आज मुश्किल है हमारे सामने भले ही, लेकिन कल बहुत बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य हमारा बेहद बेहतर होगा, ये तय। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड भी पकाए गए, तो कहीं से काले रह गए, कहीं से ज्यादा लाल हो गए, कहीं से काला रंग आ गया, कहीं से कैसा रंग आ गया। अब इसको पूरी तरह से लाल कलर से पूरा का पूरा छाप देंगे। जो पकाई हुई ईंटें होती थी उनको पानी में घोल करके और उनको लाल कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे पूरा लाल हो जाएगा, एक समान लाल। फिर इस पर काले रंग से, इस पर काले रंग से इस तरह की डिजाइन की जाएगी, काले रंग से, ठीक है, काले रंग से इस तरह की डिजाइन की जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इस मृदभांड को लाल रंग पर, लाल पर काली चित्रकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लें कि मृदभांड किस रंग के थे, तो उत्तर क्या होगा, लाल रंग के। किस रंग से चित्रकारी की जाती थी, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, काला रंग। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए मैंने पहले भी यही बताया था, बस समझने का फर्क था दोस्तों। नहीं, मैं नहीं कहता कि मेरी क्लास सुपर डुपर है, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं क्या। हमारे सर निर्मल सर का जो प्रयत्न है विद्यार्थियों को अधिकतम शिक्षा तक पहुंचाने का, जो मैसेज है उसे आप अधिकतम सार्थक करें और अपने घर वालों के सपनों को साकार बनाएं। और इसके लिए ठान लें कि अब की बार सिलेक्शन पार, अब की बार नहीं छोड़ेंगे और मैं पूरी सहायता करूंगा आप लोगों के सिलेक्शन में। ओके, हाँ, पेट के लिए भी पढ़ाऊंगा मैं यूपी में, बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, और वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन की साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अंतिम बिंदु है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें समझिएगा। पहली बार लगेगा कि हाँ, आज हमने बहुत कुछ नए अंदाज में समझा है, या फिर रटा तो आज तक बहुत, पहली बार हमें समझ में आया है।
बहुत सारी बातें जो परीक्षा में आती है। ठीक है, हाँ मैं आपकी बातें समझ रहा हूं। हाँ, मेरे पुराने जो जितने भी मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ के सुना रहा, मेरे पुराने जो विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे सखा, उन सबको मेरा प्यारा सा अभिनंदन। ठीक है, एक तो हाँ बात करेंगे, एक तो आप अपने दिमाग में यहां बैठाइएगा, पतन का मतलब किसी सभ्यता का पूर्ण खात्मा नहीं होता। पतन का मतलब आंशिक खात्मा और प्लायन ज्यादा होता है। तो पतन का मतलब, एक तो ये पतन की बात जो है ना, इसका अर्थ आप समझ लेंगे। पतन का मतलब किसका पतन? संपूर्ण लोगों का खात्मा। क्या इसका अर्थ है? नहीं, ये इसका कदापि अर्थ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कारण कथन में, आईएएस के अंदर, कि क्या यह कथन सही है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लोग खत्म हो गए थे? नहीं, यह कथन गलत है। कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बाकी के लोग पलायन कर गए। तो इसका अर्थ पलायन अधिक हुआ, खात्मा कम हुआ। तो एक तो बात आप यहां से समझे, इसी पतन से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी बात, हाँ भाई, गुजरात के कच्छ में भी पतन हुआ, तो पहले पतन को तो समझो। हम लोग मन में क्या बैठा लेते हैं, पतन का मतलब खत्म हो गए। हाँ ठीक है, ओके। और मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां पर जो नगरीय तत्व थे, नगरीय जो तत्व जो हमने बात की थी, लिपि, नगर नियोजन और उनके उद्योग और व्यापार, वो जब उन्होंने छोड़ दिए तो हमने कहा कि इनका पतन हो गया। तो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मतलब उसकी लिपि का पतन होना, नगर नियोजन को छोड़ देना, पतन होना, और उसके उद्योग और व्यापार का पतन होना। अब यह क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड, तेजी से 1900 की ओर बढ़ता हुआ आंकड़ा, बस जल्दी से फटाफट, अब 5 मिनट में 2000 क्रॉस हो जाना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि नगरीय तत्व जो हैं उनका पतन होना ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है। जब क्वेश्चन टाइट आएगा, जब आप आरएस वगैरह की तैयारी करोगे, आईएएस वगैरह की तैयारी करोगे, आजकल तो पटवार में भी यही क्वेश्चन आते हैं, डिटेल डेप्थ। पिछली बार का पटवार का जो पेपर देखा था, आरएस से आईएएस के करीब पेपर था, प्री का पेपर। इसलिए मैं पूरी डेप्थ से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उनको समझें। आज तक नहीं पढ़ा, गाइडों में नहीं होती ये बातें। संपूर्ण लोगों का खात्मा गलत है, कथन आएगा तो इसको गलत कर देना। पलायन अधिक हुआ, बिल्कुल सही बात है। नगरीय तत्वों का मिट जाना, उनको छोड़ दिया जाना ही पतन कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ यह है। एक बात यहां से सीखी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पतन क्यों हुआ, कुछ लोगों ने, उनकी मौत क्यों हुई? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यदि कोई है तो वो है दोस्तों आर्य आक्रमण का। पहला, आर्यों का आक्रमण हुआ। ऐसा लगता है कि काफी कुछ सटीक है। आर्य आक्रमण किसने कहा? याद कर लो, मैं याद करा दूंगा। एक व्यक्ति दारू पीकर के खड़ा नहीं रहा गया, व्हील चेयर पर बैठा था। ठीक है, कहां पर बैठा था? गार्डन में, और चिल्लाने लगा। दोबारा सुन लो, एक व्यक्ति दारू पीकर व्हील चेयर पर बैठा था क्योंकि खड़ा उसे रहा नहीं गया। अरे वाह, क्या बात है, आप लोगों की तारीफ देख करके, क्या बात है, क्या बात है। चलो, मैं गर्व महसूस कर लेता हूं, यस, कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, यस। ठीक है, तो दारू पीकर व्हील चेयर पर बैठा था क्योंकि खड़ा रहा नहीं जा रहा था, और गार्डन चाइल्ड यानी कि गार्डन में बैठा था और चिल्ला रहा था।
क्या चिल्ला रहा था कि मुझे आर्यों ने मारा, आर्यों ने मारा। अब हो सकता है दारू पिए हुए लोगों को कोई सभ्य, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या सभ्य लोग। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या सभ्य लोग। हो सकता है सभ्य लोगों ने 2 तमाचे रख दिए हों उसके। तो क्या चिल्लाएगा? गार्डन में बैठा हुआ चिल्ला रहा था। कौन? पीक करके व्हील पर बैठा हुआ, गार्डन में बैठा हुआ चिल्ला रहा था कि मुझे किसने मारा? आर्यों ने मारा। बस ये 3 ही लोग हैं जिन्होंने आर्य आक्रमण का मत दिया। याद हुआ कि नहीं? पूछा गया, बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है। मैं कह रहा हूं रट लो, समझ लो, हमें ठोक दो अंदर इन चीजों को। दोबारा से एक बार रिवाइज मात्र करो। जैसे ही ये पढ़ने लगो, मेरे कहे हुए शब्द याद आए और आपको सब कुछ याद होता चला जाए। क्या साक्ष्य दिए इन्होंने? कहा नंबर 1, मोहनजोदड़ो में एक गली के नुक्कड़ पर बहुत सारे शव पड़े हैं, शव पड़े थे। इन लोगों को काटा गया, मारा गया। इन शायद इनको दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था, ना इनको दाह संस्कार किया, ना किसी ने दफनाया। पड़े थे गली में, पड़े रहे 5000 साल हो गए। वो हड्डियां आज भी पड़ी हैं, भागते लोगों की हड्डियां। ये प्रमाण दिया, इसका मतलब आक्रमण हुआ था, ये भाग रहे थे बेचारे, कार्य पहुंच गए, काटा, गिरे, मरे। और दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि जिस सप्त सैंधव सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने सभ्यता का विस्तार किया, विकास किया। ऋग्वेद काल के अंदर भी उसी सप्त सैंधव प्रदेश की बात होती है। तो ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता, आर्य भी तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी इन्हीं लोगों के क्षेत्र में बस गए। तो दोनों का प्रदेश एक है। पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और ये लोग आ गए। तीसरा कह रहे हैं कि बार बार जो इन आर्यों का जो देवता इंद्र, जो कि युद्ध का देवता, जो किसका देवता? युद्ध का देवता, उसको पुरंदर कहा गया, पुर तोड़ने वाला। पुरंदर, पुर का मतलब दुर्ग, और दुर्ग तो भैया गढ़ तोड़ने वाला, और गढ़ तो उन्हीं के पास थे। इसका मतलब मार्टिन व्हीलर ने, सही नाम इसका मैं लिख रहा हूं मार्टिन व्हीलर का, यहां पर आप समझिएगा। उसका नाम है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने साफ कहा इंद्र दोषी है, इंद्र अभियुक्त है। हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने का जो अपराधी कौन है? इंद्र, और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। तो देख लीजिएगा देशी लोग कौन है भारत के, ये एक पूछा है, तो मैं बताऊंगा जब आर्य पढ़ाऊंगा। हर चीज का एक समय होगा और वहां बात करेंगे। मैं बिल्कुल पूरी कहानी बताऊंगा आपको आर्य आक्रमण की बात। काफी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि प्रबल प्रमाण थे। यहां तक कि ऋग्वेद में हड़प्पा का नाम हरियूपिया भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या आपको मौका मिला? ओके, मैं पिछले समय से आपको मौका नहीं दे रहा था, फटाफट आप लोग देख लेंगे इसको। यस, 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 ओके। दूसरी बात, किस व्यक्ति ने आर्य आक्रमण को सबसे पहले खारिज किया? एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अमेरिकी विद्वान जॉर्ज डेल्स। तो मैं लिख रहा हूं नाम, बिल्कुल समझते जाए। नंबर 2 बात कर रहा हूं, वो कौन था? वो था जॉर्ज डेल्स। आप जॉर्ज वाशिंगटन से याद कर सकते हैं, ये अमेरिकी विद्वान था। क्वेश्चन यही पूछ लिया गया, अमेरिकी विद्वान कौन था जिसने कि आर्य आक्रमण की अवधारणा को खारिज कर दिया? जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण के मिथक को तोड़ा। आर्य आक्रमण मिथक पर फर्स्ट प्रहार किया, इनकार कर दिया कि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। फिर इस जॉर्ज डेल्स ने एम.एस. वत्स के साथ मिलकर कहा कि पतन क्यों हुआ, मैं बताता हूं आपको।
तो इस जॉर्ज डेल्स एवं एमएस वत्स ने साफ कहा कि नदियां जो थी, इन मार्गों का नदी मार्ग परिवर्तन हुआ और नदियां इन क्षेत्रों से बहुत दूर चली गई। इन्होंने प्रमाण दिए इस बात के कि रावी नदी आज जहां बहती है, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 37 किलोमीटर दूर बहती थी। सतलज नदी पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर के बहा करती थी, और सरस्वती नदी तो पूरी तरह से ही लुप्ती हो चुकी है। इनका मार्ग परिवर्तन हुआ या फिर इनका पानी घट गया। ठीक है, ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा। वो पहला व्यक्ति जिसने आर्य आक्रमण की विचारधारा को खारिज किया, उसका नाम क्या है? जॉर्ज डेल्स, अमेरिका का विद्वान है। भारतीयों ने कभी नहीं कहा। विदेशी कह रहे हैं कि आर्यों ने मारा, विदेशी कह रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। क्योंकि इन्होंने कहा था आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व में और वो मर मिटे थे 1750 ईस्वी पूर्व में। 250 साल का फर्क था। कहां गए वो 250 साल? इसका जवाब दो। जवाब नहीं था मार्टिमर व्हीलर के पास। ओके दोस्तों, तीसरी बात, एक हाइड्रोलॉजिस्ट रेक्स, हाइड्रोलॉजिस्ट नाम है रेक्स, याद कर लेना दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा आपको। रेक्स और उनके साथ दयाराम साहनी, इन दोनों ने कहा कि यह बात सही है, इसके प्रमाण मिले। इन्होंने अध्ययन किया। अरे भाई शेखर शर्मा, यह सब मिथक है कि आर्यन विदेशी हैं, तो फिर देशी कौन है? देशी यहां के मूल निवासी है ना। अरे भाई आदिवासी। मैं कहानी पूरी सुनाऊंगा, आप समझिएगा बात को, ठीक है ना? हाँ, सप्त सिंधु अभी बताएंगे। 7 सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये 7 नदियों को सप्त सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोलॉजिस्ट रेक्स बहुत बड़ा विद्वान था, वैज्ञानिक था। वो आया और उसने बताया कि हां, एक दौर आया था जब इस सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर, हरियाणा से लेकर के, और पंजाब पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाले सिंधु, उस पूरे क्षेत्र का जल प्लावन हुआ था। पूरे में जल भर गया था, समुद्र बन गया था। ऐसा हुआ था क्योंकि जिस ढलान पर गुजरात और सिंध के क्षेत्र में अरब सागर के मुहाने पर जहां नदियां गिरती हैं, वहां भूकंप की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ऊपर उठ गया था क्षेत्र। इसलिए नदियों का जो मार्ग था वो बाधित हो गया और पूरा क्षेत्र पानी से भर गया। तो इन्होंने कहा था जल प्लावन हुआ था, जल प्लावन हुआ था और से पतन हो गया। और इन्होंने इसकी जगह भी बताई है कि ये भूगर्भ जो विवर्तन हुआ, यानी कि जो भूकंप आया, इसका क्षेत्र सहवान क्षेत्र था। पाकिस्तान में एक जगह सहवान, और वहां के साक्ष्य इन्होंने दे दिए। ठीक, तो तीसरा मत भी आपको समझ में आ गया कि हां, नदियां के किनारे नदी घाटी सभ्यता थी। ओके, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आ गए हैं अपने 2000, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ एक के मैसेज थोड़े धीमे चल रहे हैं, वो तेजी से अपलोड हो जाएंगे, तब तक वेरी गुड। तो हाइड्रोलॉजिस्ट ने जो कहानी कही कि हाँ, रेक्स ने और साहनी ने कि जल प्लावन हुआ था, भूगर्भ विवर्तन हुआ था, और किस जगह हुआ था? सहवान क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना? ओके प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तो चौथे नंबर का मत है जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन वाले कालीबंगा की खोज करने वाले, उत्खनन करने वाले और सुतगेंडोर वाले हैं। कौन कौन है? याद कर लो। R.L. स्टाइन तो सुतगेंडोर की खोज करने वाला था, उत्खनन करने वाला था, तथा अमलानंद घोष जो था वो कालीबंगा की खोज करने वाला था। साथ में जो उसके साथ ब्रजवासी लाल थे, ब्रजवासी लाल, बीवी लाल जिसको कहते हैं, उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर के कहा कि रे भैया, हमारा कालीबंगा कभी बहुत ही नम क्षेत्र में था, बहुत भारी बारिश हुआ करती थी, अब सूख गया। तो इन्होंने शुष्क
शुष्कता, बढ़ती शुष्कता का मत दिया कि बढ़ती शुष्कता के कारण अकाल पड़ने लगे और यहां के लोग छोड़ करके चले गए। इन्होंने कहा साहब हमारे कालीबंगा में और सुतगेंडोर में तो यही हुआ था। ओके प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद में लास्ट जो मत है वो महामारी का। चलो एक पांचवा और बात कर लेते हैं। महामारी, कोरोना आया था। कोरोना की बात किसने की? कोरोना के कारण बुखार से मृत्यु हुई। कनेडी ने कहा। किसने कहा? कनेडी ने कहा कि एक बुखार की महामारी आई थी, बुखार वाली महामारी आई थी और उस महामारी के कारण लोग मरने लगे तो कुछ छोड़ करके चले गए। और इन्होंने इसका नाम कहा था मलेरिया की तरह बुखार चढ़ा करती थी। मलेरिया जैसी बुखार की बात इन्होंने की है। किसने की? कनेडी ने की। कोई दिक्कत नहीं है। ओके लास्ट की बात, फटाफट सेल्फी। ओके लास्ट की बात, एक और मत दे देता हूं और वो क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन का राजस्थान के एग्जाम में बड़े चाव से पूछा जाता है इस मत को। पारिस्थितिकी असंतुलन का मत, असंतुलन से पतन का मत। और इस मत में कहा जाता है कि जो क्षेत्र कभी बहुत उपजाऊ था, हड़प्पा सभ्यता का, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश और थार का क्षेत्र, तो ये कहते हैं कि पहले जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, यहां मरुस्थल नहीं था, सघन हरा भरा क्षेत्र था, इसलिए थार मरुस्थल के आसपास ही तो हड़प्पा सभ्यता बसी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इस सघन हरे भरे क्षेत्र में से वन काटते गए, पेड़ काटे 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 काटे, पेड़ काटे पेड़ काटे, लकड़ी के लिए काटे, घर के लिए काटे, किवाड़ के लिए काटे, ईंट पकाने के लिए काटे, मर्द भांड पकाने के लिए काटे। हर काम पेड़ से होता था, पेड़ के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। पेड़ काटा खिलौना बनाया, पेड़ काटा बैलगाड़ी बनाई, पेड़ काटा हल बनाया, पेड़ काटा किवाड़ बनाए, पेड़ काटा चारपाई बनाई, पेड़ काटा खिलौने बनाए। पेड़ से ही है सब कुछ। बिना पेड़ के ईंटें नहीं पक रही हैं, बिना पेड़ के मृदभांड नहीं पक रहे हैं, बिना पेड़ के चूल्हा नहीं जल रहा। सब कुछ पेड़ पेड़ काटते चले गए और इस सघन हरा भरा क्षेत्र में पेड़ कम हो गए और परिणाम कच्छ के रन से बालू उड़कर के, समुद्र की रेत उड़कर के आने लगी, क्षेत्र ऊपर उड़ता चला गया। ये देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने आधा सा जम्मू कश्मीर का मैप बनाया है और आप इसको देखिएगा। ये राजस्थान के, यानी ये जो क्षेत्र था, यहां सिंधु नदी बहती थी, यहां इसकी सहायक नदियां, समझ रहे हो, ये सरस्वती नदी और ये सरस्वती की सहायक नदियां। तो हरियाणा और राजस्थान का थार का जो प्रदेश था उसके अंदर कई सहायक नदियां बहा करती थी, इसके प्रमाण है। और आज भी यहां पर कच्छ का रण देखोगे, क्या आप में से कोई बता सकता है कि कच्छ का रण किस नदी का डेल्टा था? सरस्वती नदी का डेल्टा था। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रण जो है वो गुजरात में है, जिसकी नदी विलुप्त हो गई लेकिन उसका रण, उसका डेल्टा अभी भी बाकी है। कच्छ का रण खोजना इसको कभी, बड़ी समतल जगह है। आज भी पेड़ का पत्ता तक नहीं उगता क्योंकि नदी के कारण वो क्षेत्र इतना समतल और कंक्रीट वाला, बजरी वाला क्षेत्र बना हुआ है कि बजरी में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो इस सघन क्षेत्र के पेड़ काटने से यहां से रेत उड़ करके आने लगी और ये मरुस्थल बनता चला गया। नदियों ने मार्ग बदल लिया, नदियां ऊपर उठने लग गई क्योंकि ये क्षेत्र ऊंचा उठने लग गया। तो नदियों ने, सतलज ऊपर चली गई, रावी ऊपर चली गई और इस प्रकार से ये दूर चली गई और ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण शुष्क हो गया। तो ये मत जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। चिकनारा महाभारत युद्ध कराएंगे, महाभारत आनी तो दो, आर्यों को आए बगैर महाभारत का युद्ध कब से करा देंगे बताओ? कौन कराना चाहता है महाभारत युद्ध?
अहमद गहलोत कह रहे हैं सर कसम से आपकी स्माइल खतरनाक है, पढ़ते पढ़ते आप अपने आप मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अच्छी बात है कि मेहनत करना दो तरीके से, एक निराश होकर के और एक अपनी औकात दिखा करके कि हां मुझ में मादा है, मेरी औकात है मेहनत की और मैं पूरी हंस करके संघर्ष करूंगा। एक दुखी होकर के संघर्ष किया तो क्या किया? अरे जीना तो वो जीना जो कि एक गहरी स्माइल के साथ संघर्ष करके जीना, वो बहुत बड़ी बात है। क्यों आप मेरी क्लास क्यों नहीं कर सकते? आप मेरी क्लास ले सकते हो। आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी क्लास ले सकता हूं? क्यों भाई कोई शुल्क लगा दिया क्या? अरे हमारे निर्मल सर तो इतने महान हैं कि विद्यार्थी हित के लिए न्यूनतम शुल्क या बिना शुल्क भी पढ़ाने पर सबको प्रेरित करते हैं। और फिर आप क्लास क्यों नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं। कौन है? नन्हे नाम है, तो आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मत किसने दिया? इंपॉर्टेंट और लास्ट बात, ये मत दिया था फेयर सर्विस। किसने दिया दोस्तों? फेयर सर्विस। फेयर सर्विस और रोमिला थापर, रोमिला थापर और मुगल रफीक ने, ओके। मैंने पूरी तरह से, पूरी गहराई से सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया। क्या इस पर हो जाए ताली? चलिए एक बार मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। पतन के कारणों को समझने की कोशिश करना। ये लो, पहली बात, क्वेश्चन गलत मत करना। पतन का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। पतन का मतलब कुछ लोगों का खत्म होना और बाकी का वहां से चले जाना। इसलिए यदि पतन का मतलब तुम विनाश ले रहे हो तो बात ही गलत है। दूसरी बात, पतन किसका हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में पतन उसकी लिपि का हुआ, लिपि छोड़ दी गई। उसके नगर नियोजन का हुआ, छोड़ दिया गया। उद्योग और व्यापार का हुआ। कैसे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है, गजब, तालियां, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कुछ जो व्यूज हैं आप तक अपलोड कम हो पाते हैं। अब बस पहुंचे तो नहीं है, बस करीब आ चुके हैं 2000 के अपने। बहुत बहुत बढ़िया। अरे भाई फ्री में आप पढ़ रहे हो ना, कहां दिक्कत आ रही है? आपसे कौन शुल्क मांग रहा है? कोई बीच में है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, मैं कोई सिंगम नहीं हूं, है ना। आप तो क्लास लो बस आनंद से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात की तो मैंने बताया कि नगरीय तत्वों का पतन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए याद रखना, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग छोड़कर के वो जगह राजस्थान के साइड आए थे। आहड़ सभ्यता, बागोर की सभ्यता, गिलुंड सभ्यता में आकर के उन्होंने रहने का प्रयास किया था, जिनको हम ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं। हाँ बाद में हो सकता है बैराठ की सभ्यता के अंदर उन्हीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग इधर से चल के आए और उन्होंने ये बसाने का काम किया हो। बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बताया कि पहला सिद्धांत आर्य आक्रमण किस किसने कहा? मैंने कहा एक पीकर व्हील चेयर पर पड़ा था गार्डन में और फिर चिल्लाया, दो लोगों ने थप्पड़ मारी कि उसने कहा कि मुझे आर्यों ने मारा, आर्यों का मतलब सभ्य और श्रेष्ठ, मुझे मारा। आर्य आक्रमण की बात की। क्या प्रमाण दिए? मोहनजोदड़ो की गली के अंदर शव पड़े, ना उनको जलाया गया ना ही दफनाया गया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब लोग मर रहे थे बाकी भाग रहे थे, लोग मर रहे थे बाकी भाग रहे थे। तो दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य उसी क्षेत्र में बसे जिस क्षेत्र में पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। वही सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में, सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद की। तो वही सप्त सिंधु, 7 नदियों का प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यताओं का, और वही थोड़े समय बाद में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रदेश ही ऋग्वैदिक आर्यों का प्रदेश बन गया। और साथ में इंद्र, जो कि हुआ क्या कि आर्य 5 कबीलों में आ रहे थे, 5 कबीले थे उनके। अब 5 कबीले में आपको याद कराऊंगा, अनु, यदु, तुरु, ठीक है, तुर्वस वगैरह, बलानस। तो ये 5 कबीलों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से युद्ध किया तो हार गए। बाद में अलग अलग युद्ध किया तो हार गए। फिर उन्होंने 5 ने मिलकर के अपने में से सबसे बड़ा लड़ाका जो था उसका नाम इंद्र था, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण राजा बनाया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये इंद्र को अभियुक्त माना किसने? मार्टिमर व्हीलर ने। ओके, जॉर्ज डेल्स ने और सबसे पहले आर्य आक्रमण के सिद्धांत को खारिज किया और एमएस वत्स के साथ उसने नदी मार्ग परिवर्तन का
सिद्धांत दिया, ठीक है। और कहा कि रावी, सतलज और सरस्वती जो नदियां थी, उन नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ और सभ्यता खत्म हुई। ओके। हाइड्रोलॉजिस्ट जो रेक्स और साहनी थे, उन्होंने जल प्लावन से पतन की बात कही कि जमीन नीचे से भूकंप से, प्लेट विवर्तन से ऊपर उठी, नदियों ने समुद्र में जाना बंद कर दिया, पानी चारों तरफ से फैल गया, जल प्लावन की बातें जो हुई उसे पतन हुआ और वो क्षेत्र सहवान था। लास्ट की बात, जलवायु परिवर्तन की बात किसने की? आर.एल. स्टाइन और कालीबंगा वालों ने, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल। और साथ में महामारी की बात किसने की? कोरोना से पतन, कैनेडी ने कहा। ओके। और लास्ट की बात, पारिस्थितिक असंतुलन की बात फेयर सर्विस, रोमिला थापर और मुगल रफीक ने कही कि थार का मरुस्थल जो कि नखलिस्तान था, अब वो मरुस्थल बन गया। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, हमने हमारी इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ पढ़ा उसके बारे में आज बिल्कुल समाप्त हुआ। कल मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और बात करेंगे आर्य सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की और वैदिक साहित्य। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे कल उसका उत्तर बताना। क्वेश्चन क्या है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, वैदिक साहित्य में किस किस चीज को शामिल किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, आप मुझे इसका उत्तर ढूंढ करके लाना। क्या क्या शामिल किया जाता है? नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 उपनिषद या आरण्यक, और नंबर 4 उपनिषद, और नंबर 5 वेदांग, और नंबर 6 पुराण। क्या क्या आता है आप मुझे कल बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए। एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि 4-5 किताबों का मैटर बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप में करके मैंने खुद के लिए पढ़ाई की थी, वही मैटर मैंने आपको दिया है। कभी भी किसी भी एग्जाम में कम नहीं पड़ेगा, इसी गारंटी के साथ आज की क्लास समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय ठीक 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।